हाँ जी। आज के आपके करंट अफेयर्स 28 दिसंबर 2022 के सबसे पहला जो करंट अफेयर है वो है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे। देखो, ये इन्वायरमेंट के सब्जेक्ट में जब हम कन्वेंशंस पढ़ते हैं उसके अंदर भी इस चीज को पढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है ये, ठीक है। और इसके ऊपर अभी लेटेस्ट मीटिंग चल रही है अभी चाइना की प्रेसिडेंसी के अंडर। तो मीटिंग मॉन्ट्रियल में हो रही है आपके कनाडा में, पर प्रेसिडेंसी आपकी चाइना की है, मतलब चाइना हेड कर रहा है इस मीटिंग को। तो इस मीटिंग के अंदर जो बातें हुई हैं और जो पहले की कन्वेंशन है उस सारी चीज के बारे इस करंट अफेयर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो ये आपकी कन्वेंशन बनाई गई थी, इसे बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन भी कहते हैं। ये आपकी जब 1993 के अंदर अर्थ समिट हुई थी, पहली बारी क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक बहुत बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई गई थी 1993 में, रियो दी जेनेरियो में। वहां पे आपकी इस मीटिंग के बारे डिस्कशन, मतलब इस कन्वेंशन बारे डिस्कशन हुई थी 1992 में। और 93 में ये कन्वेंशन इन फोर्स आ गई थी, ठीक है। इस कन्वेंशन के अंडर हम आपके तीन गोल्स मीट करना चाहते हैं इस कन्वेंशन के थ्रू। एक तो है कि हम बायोडाइवर्सिटी जो है हमारी पूरी अर्थ पे उसे बचा सके। देखो, अब सबसे पहला क्वेश्चन जो हम स्टार्टिंग किया है, ये भी आपको अपने आप में प्रीलिम्स का क्वेश्चन आ सकता है, तो इसके बारे में भी एक बार डिस्कशन कर लें। देखो, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी जिसे हम कहते हैं, उसका मतलब होता है, डाइवर्सिटी का मतलब होता है अलग अलग टाइप के स्पीशीज। जितने भी आपके फ्लोरा और फौना है, फ्लोरा का मतलब होता है जितने भी आपके प्लांट्स हैं, ठीक है। और फौना का मतलब होता है जितने भी आपके एनिमल्स हैं। इनके अंदर भी जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी, अब डाइवर्सिटी भी अपने आप में दो टाइप की होती है। एक होती है अलग अलग ऑर्गेनिज्म होना, ऑर्गेनिज्म होना जैसे कि एक लायन हो गया और एक शीप हो गया, अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, ये भी डाइवर्सिटी है। इसके बाद अब जैसे शीप है, शीप भी अलग अलग टाइप की होती हैं, ठीक है। जैसे हम काउस की बात करते हैं, हमारे इंडियन स्ट्रीट्स पे बहुत सारी घूम रही होती हैं, तो काउस की भी बहुत सारी वेराइटीज हैं इंडिया में, बहुत सारी हाइब्रिड वेराइटीज भी हैं, बहुत सारी देसी भी हैं, बहुत सारी हमने इंपोर्ट भी की हैं, इनब्रीड भी की हैं। वो सारी अलग अलग जो वेराइटीज बनी है ना, उसके कारण इंश्योर क्या होता है, देखो जब एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर इतनी सारी वेराइटीज होती हैं, कभी भी इन्वायरमेंट में चेंज आएगा, बदलाव आएगा, कुछ भी चीज आएगी, इनमें से कुछ स्पीशीज खत्म हो जाएंगी, मतलब इसमें से कुछ सब टाइप खत्म हो जाएंगे, पर बाकी सारे सरवाइव कर जाएंगे क्योंकि उनके अंदर अपनी खुद की डाइवर्सिटी है। तो ओवरऑल शीप हमेशा बची रहेंगी जैसे, ठीक है। तो इस तरीके से वो अपना सर्वाइवल इंश्योर करते हैं। देखो, एक चीज आपने पढ़ी होगी, डार्विन की थ्योरी थी, स्कूल में पढ़ी होगी, डार्विन ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे फिट है वही सरवाइव करेगा। मतलब डार्विन ने यही कहा था, क्योंकि हम सरवाइव तभी कर पाते हैं जब लगातार अडेप्ट और चेंज कर पाएंगे। वो चीज यहीं से दिखती भी है कि हम किस तरीके से चेंज करके अपने आप को मॉडिफाई करके सब कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो हम बायोडाइवर्सिटी, देखो आपकी अब ओवरऑल इन्वायरमेंट की बात करें इस कन्वेंशन के मुताबिक, जितने आपकी डाइवर्सिटी ज्यादा होगी, मतलब ओवरऑल अलग अलग ऑर्गेनिजम्स भी और एक ऑर्गेनिज्म में भी जितनी वैरायटी होगी, आपके इन्वायरमेंट के सरवाइव करने के चांसेस उतने ज्यादा बेटर हो जाएंगे। हम किसी भी फॉरेस्ट, किसी भी एरिया को इसी बेसिस पे जज करते हैं कि ये फॉरेस्ट, ये यहाँ के जो एनिमल्स हैं वो किस हद तक बच पाएंगे आने वाले टाइम पे। देखो, अगर तो सॉरी, अगर तो कोई भी एक ऐसा जंगल है जहां पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं, ऑब्वियसली वहां पे आपके उनके बचने के भी चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि अगर वहां पे कोई बीमारी फैलती है, वो कुछ शायद प्लांट्स को मार देगी, बाकी जिंदा रह जाएंगे, या कुछ एनिमल्स को मार देगी, बाकी जिंदा रह जाएंगे। पर अगर एक ही टाइप के प्लांट्स उगे हुए हैं या एक ही टाइप के एनिमल्स हैं वहां पे, अगर कोई भी लेट्स सपोज पेस्ट अटैक होता है, पेस्ट फैलते हैं, वो सारे पेड़ अगर वहां पे खत्म हो गए, सारा जंगल खत्म हो जाएगा।
तो इस कारण डाइवर्सिटी इंश्योर करना बहुत जरूरी है, और इसी के चलते हुए ये कन्वेंशन साइन हुई। तो पहला गोल ये है कि डाइवर्सिटी हमने बचा के रखनी है। दूसरा, अब देखो हम एनवायरनमेंट का यूज तो करते ही है ना, हम प्लांट से बहुत सारी चीजें लेते हैं और एनिमल प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे यूज करते हैं, उनका सस्टेनेबल यूज शुरू करना है। प्लांट्स और एनिमल जो हम इन्वायरमेंट से मतलब जितने प्रोडक्ट डिराइव करते हैं उनका एक सस्टेनेबल यूज हम कर सकें। तो सस्टेनेबल यूज कैसे होगा? देखो, सस्टेनेबल यूज का मतलब सब कुछ बांट सकें कि आज जो हमारी जरूरतें हैं ये आने वाली फ्यूचर जनरेशन की जरूरतों को कॉम्प्रोमाइज ना कर दें। ठीक है, तो वो एक आपकी सस्टेनेबल यूज बनेगा। नेक्स्ट है फेयर एंड इक्विटेबल शेयर ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज। देखो, ये जो लास्ट चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका एक इंडिया में केस भी बना था, मतलब इस पॉइंट पे रीसेंट टाइम्स में, तो वो भी आपको मैं बताता हूँ। तो बेसिकली फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज। लेट्स सपोज, अब मैं आपको एक्चुअली केस के एग्जांपल से ही बताता हूँ। देखो, ओरिजिनली जो चिप्स के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर हमेशा से रहे हैं वो फ्रीटो लेज, जो आपकी लेज कंपनी है वो सबसे ज्यादा चिप्स बेचती आई है। उनका मेन रीजन है कि उन्होंने पोटैटो की एक ऐसी वैरायटी बना ली थी, आपके जो आलू हैं उनकी ऐसी वैरायटी तैयार कर ली थी जिनसे जब चिप्स बनाए जाते हैं ना वो बहुत ही क्रिस्प तैयार होते हैं। चिप्स और भी कंपनीज तब बना रही थी पर उनसे वो मतलब इंडिया के अंदर और भी कंपनीज बना रही थी पर उनसे वो फ्लेवर नहीं तैयार हो रहा था, वो क्रिस्प नहीं आ रहा था। अब जो वो पोटैटो था वो अपने आप में लेस का अपना खुद का डिजाइन किया हुआ आलू का अपने बीज थे, वो अपने सीड्स भी खुद देते थे। तो वो किसानों से एग्रीमेंट करते थे, किसानों कहते थे आप हमारे ये बीज उगाइए, जितनी भी फसल होगी हम वो सारी फसल खरीद लेंगे। अब हुआ क्या, ये गुजरात में केस हुआ था कि गुजरात के फार्मर्स ने करना क्या शुरू किया, जो अब फसल होती थी उसमें से मतलब जब फसल हो जाती थी उसमें से, जब फसल में से भी क्योंकि बीज निकाल सकते हो आप, तो वहां से वो कुछ अपने लिए भी बचा के रख लेते थे वो सब कुछ। अब लॉन्ग टर्म में उनके पास अपनी खुद की सप्लाई चेन बन गई। अब वो खुद लेस से बिना कॉन्ट्रैक्ट किए खुद अपने खुद के आलू उगा सकते थे और किसी भी कंपनी को बेच सकते थे। अब इसके कारण हुआ क्या, लेस को जो नुकसान हुआ, अब वो किसानों ने खुद आलू उगाने शुरू कर दिए, उसके बाद उन्होंने आईटीसी या जो भी कंपनी आगे आ रही थी सबको बेचने शुरू कर दिए। अब वही चिप्स का फ्लेवर जो उनके पास था लेस के पास, अब वो सबके पास मतलब वो क्रिस्प सबके पास सेम आ गया। ठीक है, तो लेज ने आपके केस किया था गुजरात के फार्मर्स के ऊपर कि इन्होंने हमें मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान करवा दिया। तो वहां पे चलो एक तो साइड पे ये बात उठी कि इतनी बड़ी कंपनी एक कॉरपोरेशन किसानों के ऊपर केस कर रही है, वो तो चलो अलग चीज बनी। पर जो किसानों की साइड से कोर्ट के अंदर केस लड़ रहे थे उन्होंने इस पॉइंट को ही आगे रखा था कि कोई भी ऐसी जेनेटिक वैरायटी तैयार होती है जो ओवरऑल सबके बेनिफिट के काम आ सकती है, उसका फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग होनी चाहिए। ये इंडिया के जो लॉज हैं, जो हमारे यहाँ पे आपके बायोडाइवर्सिटी एक्ट एग्जिस्ट करता है इंडिया के अंदर ना, इस कन्वेंशन के बाद हमने एक बायोडाइवर्सिटी एक्ट भी बनाया था। उस बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंडर भी ये लिखा हुआ है कि इंडिया के अंदर अगर कोई भी ऐसी रिसोर्स तैयार होती है उसकी फेयर और इक्विटेबल यूजेज सबको मिलेगी। ठीक है, तो उस ऑब्वियसली कन्वेंशन के ऊपर आप केस नहीं लड़ सकते, आपको एक्ट चाहिए, तो एक्ट के अंदर भी ये पॉइंट लिखा हुआ है। तो वहां से उन्होंने इस चीज को पिक किया था। ठीक है, कि ऐसी कोई भी जेनेटिक यूनिक चीज हमें इन्वायरमेंट में मिलती है तो उसका बेनिफिट सबको होना चाहिए। या आपने हेल्प भी की है और बहुत ही यूनिक चीज है तो उसका बेनिफिट सबको मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज। अब ये जो आपकी कन्वेंशन है, इस कन्वेंशन के लिए ये पॉइंट को याद रखना। देखो, बायोडाइवर्सिटी की जो कन्वेंशन है ना, सारे यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर्स हैं उनमें से सिर्फ एक मेंबर ने ये कन्वेंशन साइन नहीं की है, वो है आपका यूएसए।
बाकी दुनिया के सारे देशों ने इस कन्वेंशन को साइन किया हुआ है, सिर्फ यूएसए ने नहीं साइन किया। ठीक है, उन्हें ऑब्वियसली कोई इन्वायरमेंट से ज्यादा प्यार नहीं है, वो पैसे को ज्यादा ऊपर रखते हैं इसीलिए। और वही फेयर और इक्विटेबल रिसोर्सेज, ये उनकी कैपिटल इकोनॉमी के प्रिंसिपल के खिलाफ है। ठीक है, उनका ये मानना है कि अगर हमारी कंपनियां कुछ बनाती हैं, हम सारी दुनिया के साथ क्यों बांटे। तो इस कारण वो नहीं साइन करते इसे। मेन रीजन ये है, मतलब इन्वायरमेंट से भी ज्यादा। ठीक है, कि उनके कंपनीज प्रेशराइज करती हैं उनकी गवर्नमेंट को कि ऐसा कुछ साइन नहीं करना आपने। अब इससे आगे बढ़ते हुए, ठीक है, ये लास्ट में फिर से लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर दो आपकी प्रोटोकॉल्स भी हैं, कार्टेगेना प्रोटोकॉल और नगोया प्रोटोकॉल। इनके बारे आप अलग से भी पढ़ लेना जब आपकी जो आप नोट्स इसके बाद थोड़े बहुत अगर आज तैयार करना चाहते हो, तो ये कार्टेगेना और नगोया प्रोटोकॉल। पर ये आपकी इन्वायरमेंट के सब्जेक्ट में भी हम पढ़ते होते हैं, कवर करते होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कोप 15 की जो मीटिंग अपडेट्स हैं, जो अब मीटिंग हुई है उसकी 15वीं मीटिंग हुई है। ये कोप का मतलब क्या होता है? कोप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। देखो, यूनाइटेड नेशंस, यूएन की या किसी और की भी ऐसी बहुत सारी कन्वेंशन इंटरनेशनली एग्जिस्ट करती हैं। अब कन्वेंशन के अंडर हर साल मीटिंग होती है, तो हर कन्वेंशन की ये नंबर होता है, ये नंबर होता है कि मीटिंग की कौन से नंबर की मीटिंग पहुंच गई, फर्स्ट मीटिंग, सेकंड मीटिंग, थर्ड। तो 15वीं मीटिंग जो है वो अब हुई है, मतलब चल रही है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, उसकी 15वीं मीटिंग। इसमें कंट्रीज, मतलब जो चीज सिग्निफिकेंट साइन हुई है वो ये हुई है कि सारी कंट्रीज मिलके काम करेंगी कि हम 30% लैंड और वाटर दोनों जगहों पे जो बायोडाइवर्सिटी है, पानी के अंदर भी, क्योंकि बहुत सारी फिशेस की भी वेराइटीज हैं, सी वीड्स की वेराइटीज हैं, वो सब कुछ भी, और लैंड के ऊपर भी जितने प्लांट्स और एनिमल्स हैं, हम पूरी अर्थ के ऊपर 30% बायोडाइवर्सिटी को बचा सकें 2030 आते आते तक। ठीक है, 2030 आते आते तक हम 30% लैंड और वाटर में जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है उसे बचा के रख सके। प्रेजेंटली 17% लैंड पे है और 10% पानी में है, तो ऑब्वियसली काफी काम करने वाला है। पर ये हमने एक एम्बिशियस टारगेट सेट किया है कि हमने 30% बायोडाइवर्सिटी को तो सेव करना है। देखो, अगर वैसे देखा जाए तो यानी कि जितनी अर्थ के ऊपर बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है उसका सिर्फ हम 30% कमिट कर रहे हैं। तो अपने आप में सुनने में कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, पर जिस रफ्तार से हम ह्यूमंस इन्वायरमेंट को खत्म करते जा रहे हैं, अगर हम 30% भी बचा लें अभी के लिए, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी अपने आप में। ये भी एम्बिशियस है कि ये भी बच जाए, बहुत है। ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, बहुत सारे प्लांट एनिमल्स के लिए हैबिटेट लॉस भी है, जंगल कट गया तो अपने आप रहेंगे कहाँ वो। फिर पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और जगह जगह जो डेवलपमेंट हो रही है इसके कारण 1000 गुना ज्यादा आपके बायोडाइवर्सिटी लॉस वैसे ही होने वाला है, एक्सटिंक्शंस बढ़ने वाली हैं। ह्यूमंस तौर पे 50,000 को तो हम अपनी लाइफ में यूज ही करते रहते हैं, और पूरी अगर ह्यूमन पॉपुलेशन जो 8 बिलियन क्रॉस कर चुकी है, उसे अगर देखा जाए तो हर 1 in 5 पर्सन, हर 5 में से जो एक इंसान है वो डिपेंडेंट है किसी ना किसी स्पीशीज के ऊपर अपने खाने या अपने इनकम के लिए। इसलिए भी हमें बचाना जरूरी है, क्योंकि हमारी इकोनॉमीज, हर 5वां व्यक्ति जब एनिमल्स के ऊपर काउंट कर रहा है या प्लांट्स के ऊपर काउंट कर रहा है, तो हम सिर्फ अपनी बेसिक नीड्स के लिए, तो हमें इन्वायरमेंट बचाना और भी ज्यादा जरूरी है। तो इसमें ट्राइबल्स भी आ जाते हैं, किसान भी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। सेकंड जो आपका करंट अफेयर है वो है प्रोजेक्ट वाणी। वाणी क्या है? देखो, ये ना आपको पेपर में ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, पहले भी आए हुए हैं, ये ना डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये किन के बीच में, किन के अपना जॉइंट वेंचर है। तो ये गूगल, IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो आपका बैंगलोर में है, बेंगलुरु, ठीक है, और आपका इनके द्वारा, मतलब IISc, उसी के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है, आर्ट पार्क।
आर्टपा का फुल फॉर्म है एआई एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क। ठीक है, मतलब ये आईआईएससी का ही हिस्सा है। तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है कि गूगल और आईआईएससी द्वारा लॉन्च किया हुआ लेटेस्ट प्रोजेक्ट क्या है, या प्रोजेक्ट वाणी किनके द्वारा एक जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट है। तो वो गूगल और आईआईएससी द्वारा किया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन पहले भी प्रीलिम्स में आए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट वाणी के अंदर हम करना क्या चाहते हैं। देखो, वाणी का मतलब होता है अपने आप में लैंग्वेज। तो आपके गूगल जैसे बहुत ऑब्वियसली काम करता है, तो इस टाइम पे ये आपस में मिलके एक ऐसा डेटा सेट बनाना चाहते हैं जहां पे पूरे इंडिया की जो लैंग्वेज डेटा है उसे डाला जा सके। और जैसे अगर अभी आप देखोगे जितने आपके जैसे मैप्स हो गए या कोई और फोन पे कमांड्स होगी, कुछ भी हो गया, ये सब कुछ इंग्लिश में, फ्रेंच में, स्पेनिश में, इन सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। पर आपकी इंडिया की हर लैंग्वेज में या तो अवेलेबल नहीं है या एक्यूरेट नहीं है। तो बहुत सारी मतलब शॉर्टफॉल्स हैं। अब उस सारी चीज को दूर करने के लिए एक जॉइंट वेंचर ये बना रहे हैं जहां पे ये एक साथ मिलके काम कर सकें और इंडिया की सारी लैंग्वेजेस को रिकॉर्ड करके उसके वर्ड्स, उसका टेक्स्ट, और इंडिया की एक और जो यूनिक चीज है वो है डायलेक्ट्स। देखो, जैसे हिंदी ही हो गई, हिंदी में इंडिया के अंदर 40 से ज्यादा तरीके से हिंदी बोली जाती है, डायलेक्ट्स अलग अलग है। ठीक है, डायलेक्ट का मतलब होता है बोलने का तरीका। ठीक है, जैसे अगर तुम उत्तर प्रदेश की साइड जाओगे, वहां पे आपको अलग तरीके से मिलेगी, हिमाचल में आपको अलग हिंदी मिलेगी, हरियाणा में अलग हिंदी मिलेगी। ठीक है, मध्य प्रदेश साइड जाओगे वहां पे अलग टाइप की हिंदी मिलेगी। तो हिंदी की भी बहुत वेराइटीज हैं। तो ये जो 40 से भी ज्यादा अलग अलग टाइप के जो डायलेक्ट्स हैं, इन्हें भी तो कहीं ना कहीं कंप्यूट करना, कंप्यूटर इन्हें भी तो समझ पाए कि लोग बोल क्या रहे हैं। तो ये सारी चीजों के लिए हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार करना चाहते हैं ताकि आने वाले प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर वो सारे हमारी लोकल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल हो सके। GPT-3 थोड़े दिन पहले आपको हमने करंट अफेयर पढ़ा था। GPT-3 ये एक आपका एआई लर्निंग चार्ट बॉट था, अगर आपको याद हो। ये चार्ट बॉट है जो सीख चीजें। तो ये GPT-3 को भी इसमें से इन्वॉल्व किया जा सकता है ताकि और बेटर लर्निंग हो सके। इस तरीके से फिर ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन भी जोड़ी जाए, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी जोड़ी जाए, जिससे हर लैंग्वेज, हर चीज। तो फिलहाल 80 डिस्ट्रिक्ट्स इंडिया में जो 10 स्टेट के अंदर फैला हुआ है, ये प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है जहां पे अलग अलग लोगों से अलग अलग पूरी फिर स्क्रिप्ट पढ़ाई जाती है, अल्फाबेट्स बुलवाए जाते हैं ताकि अलग अलग सोर्स आपका मिल जाए। फिर वो सारी चीजें कंबाइन करके आपका ये पूरा का पूरा डेटाबेस बनाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीज काम करती होती है। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। प्रोजेक्ट वाणी प्राइवेट कंपनी, याद रखना, गूगल और आईएएससी जो हमारा इंस्टीट्यूट है, इनके आपस में वेंचर है ये। नेक्स्ट थर्ड जो आपका करंट अफेयर है वो है न्यू कंपटीशन लॉ विल हेल्प बिजनेसेस विद पेटेंट्स। देखो, जो नए कंपटीशन लॉ आपका इस टाइम पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन में है, आपका कंपटीशन एक्ट ना, जो 2002 में बनाया गया था, इस एक्ट के अंडर, कंपटीशन एक्ट पहले है कि मैं आपको ये बता दूं, जो अभी फिलहाल एग्जिस्ट करता है, इसके अंडर ना कंपनीज को अपनी मोनोपोली पोजीशन मिसयूज करने के लिए या कोई भी ऐसी प्रैक्टिसेस जो आपकी मार्केट को डैमेज कर सकती है। अब ये कैसी प्रैक्टिसेस होती हैं? देखो, लेट्स सपोज एक कंपनी है। मोनोपोली का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको वही बता दूं। मोनोपोली का मतलब होता है मोनो, मोनो का मतलब है वन, पली का मतलब जिसका होल्ड है। अगर कोई कंपनी किसी फील्ड में डोमिनेट करती है, ठीक है, लेट्स सपोज कोई कंपनी किसी फील्ड में जो बहुत बैडली डोमिनेट करती हो, चलो अभी मेरे को एग्जांपल नहीं याद आ रहा। ठीक है, बहुत सारे कंप्यूटर, ये सब कुछ आपके इंटेल के द्वारा, या आपका जो माइक्रोसॉफ्ट है, क्योंकि विंडो सबसे ज्यादा दुनिया में यूज करने वाला प्लेटफॉर्म है। ठीक है, चाहे एप्पल भी बेचता है और आपका लिनक्स भी है, पर सबसे ज्यादा माइक्रोसॉफ्ट की विंडो बिकती है।
तो माइक्रोसॉफ्ट एक डोमिनेंट प्लेयर है कंप्यूटर मार्केट में, चाहे जिस मर्जी कंपनी का कंप्यूटर हो, ठीक है, उसके अंदर विंडो इंस्टॉल्ड आती है। अब लेट्स सपोज कल एक नई कंपनी लॉन्च होती है, वो भी अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेचना चाहती है, वो विंडोज जैसे ही दिखता है, वो भी ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर्स के लिए। अब होता क्या है कि ये जो कंपनी है, लोगों को इनका सॉफ्टवेयर बड़ा पसंद आ रहा है, लोग इसे खरीदना शुरू कर रहे हैं। अब जस्ट बिकॉज की कंपनी खत्म हो जाए, माइक्रोसॉफ्ट ऐसा भी तो कर सकता है कि लोगों को फ्री अपग्रेड देने लग जाए या कुछ और देने लग जाए और फीचर देने लग जाए। इनके पास पैसा तो भरा ही पड़ा है ना, तो इस कारण इससे क्या होगा, ये अपना सारा कंपटीशन पैसा खर्च करके या ऑफर्स ऐसे निकाल के, जिससे इन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा, वो सिर्फ ऑफर्स इसलिए निकाले जा रहे हैं ताकि कंपटीशन सारा खत्म हो जाए। ऐसे चीजों के कारण फिर मार्केट में क्या होगा, अगर बाकी कंपनियां बंद होगी, फिर माइक्रोसॉफ्ट जो मर्जी प्राइस चार्ज कर ले। तो इस कारण ये जो डोमिनेंट पोजीशन है, कोई इसका मिस यूज ना करे, इसी कारण कंपटीशन एक्ट बनाया गया था कि जानबूझ के ऐसे ऑफर्स ना क्रिएट हों। खुद को भी घाटा हो रहा है पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि खुद के पास पैसे इतने हैं, पर सारी नई कंपनियां, छोटी कंपनियां बंद हो जाए, वो सब कुछ कंपटीशन एक्ट के अंडर कवर होता है। तो मार्केट में कोई भी अपनी पोजीशन को मिस यूज ना कर पाए, उसके लिए ये एक्ट। अब हम इस सारे प्रोसेस में एक बेनिफिट देना चाहते हैं कंपनीज को, जो अपनी थोड़ी बहुत ही कर पाए। वो कैसी पोजीशन है, देखो, जिन मामलों में किसी कंपनी के पास कोई पेटेंट है। अब इंडिया क्या चाहता है, देखो, इंडिया की गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे यहाँ पे ना पेटेंट ग्रो होने शुरू हो, इसलिए ये एक्ट ऐसे बनाया जा रहा है। देखो, पेटेंट से क्या फायदा होता है, अगर तुमने कोई टेक्नोलॉजी बना ली है, तुमने कोई चीज पेटेंट करा ली है, अगर किसी ने वो सेम चीज बनानी है, उसे आपको उसे बनाने के भी पैसे देने पड़ेंगे, तो आपके पास हमेशा एक अर्निंग सोर्स रहेगा। तो इंडिया में अगर ऐसी कंपनीज होंगी जिनके नाम पे पेटेंट्स ही पेटेंट्स होंगे, वो सारी दुनिया में अगर अपना सिर्फ ये डिजाइन बेच रही है ना, इंडिया की कंपनीज तब भी पैसा कमा रही है, यानी कि इंडिया पैसा कमा रहा है। तो हम ऐसी एक इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। अमेरिका एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पे ये सब कुछ होता है। वहां अमेरिका का सबसे बड़ा कमाई का सोर्स ही ये है, वहां की कंपनीज मैन्युफैक्चर नहीं करती इतना। मैन्युफैक्चरिंग तो इंडिया, चाइना, ये सारी जगहों पे है, पर उन्होंने अपने पेटेंट बना के रखे हैं, डिजाइन ये सब कुछ के, वो वही बेच रहे हैं। ठीक है। अब ये जो सारी की सारी चीज है, ये जो पेटेंट्स और ये सब कुछ है, यहाँ पे हम इंडिया में भी चाहते हैं हमारे पेटेंट ग्रो करें। तो ऐसी कंपनीज जिनके पास ऐसे कुछ राइट्स होंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं, वो पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन कुछ भी हो सकता है, वो इन सारी चीजों को अपनी मोनोपोली में यूज कर सकते हैं। उसे लिमिटेड मार्केट मोनोपोली कहते हैं, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट में जिसका पेटेंट है उसी पे वो यूज कर पाएंगे, वो हम अलाउ कर सकें। और ये वो अपने हमेशा डिफेंस में यूज कर पाएंगे कि ये हमारा पेटेंट है, ये कोई भी कंपटीशन के खिलाफ नहीं है, क्योंकि ये तो हमारा ही प्रोडक्ट था। तो इंडिया इसे अलाउ करना चाहता है। ठीक है, इससे हमारी कंपनीज को इंसेंटिव मिले और वो और काम कर सकें इस फील्ड की तरफ। ठीक है, और ये सारा नेक्स्ट, पीएम मित्र पार्क स्कीम। पीएम मित्र पार्क स्कीम क्या है, देखो, न्यूज आपकी ये थी, बेसिकली पंजाब के पहले लुधियाना के एरिया में एक टेक्सटाइल पार्क बनना था। एक फॉरेस्ट एरिया पूरा डाइवर्ट किया जा रहा था, उस फॉरेस्ट की जगह पे एक पूरा टेक्सटाइल पार्क, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनना था, पर बाद में पंजाब गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया क्योंकि बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए। अब पंजाब और सेंटर में आपस में टकराव हो रहा है कि कहाँ पंजाब को अब ये टेक्सटाइल पार्क की फैसिलिटी जो स्कीम है वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी ये लिमिटेड स्टेट्स के अंदर ही अप्लाई किया जा रहा है। ओरिजिनली पंजाब इसका हिस्सा था, पर पंजाब अभी तक कोई लैंड नहीं अलॉट कर पाया है उसके बाद से, तो यहाँ पे इस कारण नुकसान हो रहा है। तो पीएम मित्र जो आपकी स्कीम है, ये है क्या, देखो, पीएम मित्र का फुल फॉर्म है पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स, पीएम मित्र। ये एक ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम थी जिसके अंडर हम चाहते हैं कि देखो, एक सिंगल एरिया के अंदर फैक्ट्रीज अगर एक साथ लग सकेंगी, लेट्स वो सारी टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री की सारी मार्केट है,
तो अगर कोई सिर्फ कपड़ा बेच रहा है, कोई फिनिश्ड उसके गुड्स बना रहा है, हर कोई एक ही जगह पे लोकेटेड होगा, तो बेटर सर्व कर पाएंगे और चीजें ज्यादा सस्ती बन पाएंगी। इसलिए टेक मतलब पार्क्स इसलिए बनाए जाते हैं। पार्क एक्चुअली पार्क नहीं होते, पार्क का मतलब एक बहुत बड़ा जमीन का हिस्सा जहां पे सारी इंडस्ट्रीज एक साथ आके लग सके, चाहे अलग अलग कंपनीज ओन करती है उन्हें, पर क्योंकि कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई उससे शर्ट बना रहा होगा, कोई उससे पैंट बना रहा होगा, ठीक है, कोई शायद सिर्फ आपके गत्ते का काम करता है जिसमें पैकेजिंग हो सके, ऐसी सारी चीजें अलग अलग हो रही होंगी। तो ये सारी चीजें अल्टीमेटली आपकी जो जुड़ के आएंगी वो नहीं पड़ रही, वो कॉस्ट अपने आप ही कम हो जाएगी। तो टेक्सटाइल पार्क इसीलिए बनाए जाते हैं, तो एक वन सिंगल हाउसिंग इंटायर वैल्यू चेन वाली जगह बन जाए, ठीक है, इसलिए ये चीज की जाती है। ठीक है, फिर ऑब्वियसली और कंपनीज भी अट्रैक्टेड होंगी कि इसी में ही आके ओपन हो जाए, तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी आएगी, एम्प्लॉयमेंट भी अच्छी खासी होगी इस पूरे एरिया में, और एक्सपोर्ट का भी पोटेंशियल बढ़ेगा, क्योंकि सस्ते में चीज बनेगी तो ऑब्वियसली हर कंपनी इंडिया में आके अपने कपड़े सारा कुछ बनाना चाहेंगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी आपकी स्कीम थी। इसे फंड कैसे किया जा रहा है, जिसमें 51% आपकी स्टेट गवर्नमेंट, 49% आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आपकी इम्प्लीमेंट की जाएगी। ठीक है, इसे 2 स्टेजेस में कौन सी कंपनी को इसके अंडर बेनिफिट मिलेगा वो भी, और उसके बाद फंडिंग कैसे होगी, ये सारी चीजें मैंने आपके नोट्स में लिख दी हैं। आप आज की पीडीएफ से वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो।